नमस्कार दोस्तों। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने कंपनी लॉ के लेक्चर को, और अब हम आ गए हैं बिल्कुल लास्ट यूनिट पे, यूनिट 5। चलो स्माइल करो, खत्म होने वाला है अब सब कुछ। चलो चैप्टर नंबर 7, डिविडेंड्स, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। चैप्टर नंबर 8, वाइंडिंग अप। कंपनी को बनाना सीखा था, अब यहाँ पे कंपनी को बंद करना सीखेंगे। उससे पहले चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं, डिविडेंड, ऑडिट एंड ऑडिटर्स का। चलो चैप्टर नंबर 7, इसमें हम क्या क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे डिविडेंड है क्या, प्रोविजंस रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कितना दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, ऑडिट किसे कहते हैं, ऑडिटर्स कौन होते हैं, ऑडिटर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ऑडिटर्स का रोटेशन कैसे, एक ऑडिटर हटेगा दूसरा आएगा, ऑडिटर्स को हटाया कैसे जा सकता है, ऑडिटर्स की रिपोर्ट क्या होती है, और ऑडिटर्स के पावर क्या होते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में पता चलेगा ऑडिटर्स कौन होते हैं, और ऑडिटर्स होते हैं सीए, और इनके पावर्स के बारे में। अगर अभी तक आप लोगों ने सीए के बारे में नहीं सुना होगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप पढ़ोगे उसके बारे में, और फिर सीए की पावर क्या है, ठीक है, वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलो देखते हैं, लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यार देखो, डिविडेंड का क्या मतलब है? डिविडेंड ये है कि कंपनी काम किसके लिए कर रही है? प्रॉफिट कमाने के लिए। और फिर प्रॉफिट किसके लिए कमा रही है? अपने मालिक लोगों के लिए, ओनर्स के लिए। और कंपनी के ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर है। और शेयर होल्डर को जब कंपनी कमाया हुआ पैसा देती है, और जो देने का जो तरीका है, और जो देती है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है बेसिकली, उसी को कहते हैं डिविडेंड। उसका क्या कहते हैं? डिविडेंड। तो देखो, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड एंड पेड ओनली फ्रॉम करंट प्रॉफिट। डिविडेंड दिया जा सकता है करंट प्रॉफिट से, एक्यूमुलेटेड रेवेन्यू प्रॉफिट, मतलब पहले से कई सालों से प्रॉफिट हम एक्यूमुलेट करते आ रहे हैं, बचा बचा के रिजर्व एंड सरप्लस में रखते जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां से भी हम डिविडेंड देंगे। मनी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द गारंटी गिवन टू द इन रिलेशन टू डिविडेंड, या फिर गवर्नमेंट ने कोई पैसा दी है जो उसने गारंटी ली है कि इतना तो डिविडेंड देना है, मतलब वो दे रही है, तो भाई ठीक है, उतना ही दे देंगे कि इतना डिविडेंड देना ही पड़ेगा। नाउ अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। देखो, कंपनी ने जितना भी कमा लिया ना, इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा नेट प्रॉफिट बांट देंगे। कुछ पैसा ऐसा है जो डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले ही हटा दिया जाता है, उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर्ड और पेड ओनली फ्रॉम जनरल रिजर्व। डिविडेंड कहाँ से डिक्लेयर किया जाएगा और पेड? देखो, डिक्लेरेशन और पेमेंट में क्या डिफरेंस है डिक्लेयर्ड एंड पेड का? डिक्लेयर्ड मतलब मीटिंग में डिक्लेयर कर दिया हम इतना डिविडेंड देने चाह रहे हैं, और पेड मतलब जब हम पेमेंट कर देंगे, कंपनी पेमेंट कर देगी। नो डिविडेंड शैल बी पेड आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल से पैसा निकाल के डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, कैपिटल तो दिया ही गया बिजनेस करने के लिए। नाउ 4, amount of dividend must be deposited in a separate scheduled bank account within 5 days from the date which dividend are declared। जब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया उसके 5 दिन के अंदर अंदर वो जो भी पैसा आएगा डिविडेंड का, उसको एक शेड्यूल बैंक में सेपरेट अकाउंट क्रिएट करके उसमें डाल दिया जाएगा। डिविडेंड शुड बी पेड ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। डिविडेंड सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को ही दिया जाएगा। डिविडेंड शुड बी पेड ओनली इन कैश, थ्रू चेक, और डिविडेंड वारंट, और थ्रू एनी डिजिटल मोड। मतलब डिविडेंड जो है चेक के द्वारा दिया जा सकता है, डिविडेंड वारंट के द्वारा दिया जा सकता है, डिजिटल मोड के द्वारा। अब कैश में तो कोई देता नहीं। डिविडेंड शैल बी पेड प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर। डिविडेंड प्रोपोर्शनेटली दिया जाएगा, किसने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड किए तो ज्यादा नंबर ऑफ डिविडेंड अमाउंट हो जाएगा, किसी ने कम होल्ड किया तो उसको कम मिलेगा, प्रोपोर्शनेटली दिया जाएगा, ठीक है। नाउ डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड दे किया जाएगा भाई, जिस दिन डिक्लेयर किया 5 दिन के अंदर अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट में पैसा डाल दिया, और 30 दिन के अंदर, जिस दिन डिक्लेयर किया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड दे दिया जाएगा। पेनाल्टी इन केस ऑफ इनेबिलिटी टू पे डिविडेंड, अगर डिविडेंड नहीं देते हो 30 दिन के अंदर अंदर, तो आपको पर डे का 1000 रुपीज का पेनाल्टी होगा, और इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, 18% पर एनम इंटरेस्ट भी लगेगा। ओके, अब चलते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनल डिविडेंड नहीं हुआ है, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ। ड्यूरिंग द पीरियड, एक अकाउंटिंग ईयर या फिर एक फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके बीच में ही अगर एक इंटरिम डिविडेंड शेयर देना चाहते हैं,
ठीक है, तो वो दे सकते हैं। वो क्या, डिविडेंड इंक्लूड्स, डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी आ जाता है। तो कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजन इंटरिम डिविडेंड पे भी लगते हैं, वही सारे प्रोविजन जो फाइनल डिविडेंड पे लगते हैं वो इंटरिम डिविडेंड पे भी लगते हैं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 और 124, द डायरेक्टर्स में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर। मैंने बताया ना, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर होता है ये। डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच डिविडेंड इज बीइंग डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले साल से ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ रहा है, उसके बेस पे, इस साल की परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं, पिछले साल के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बेस पे देना चाहती है इंटरिम डिविडेंड तो दे सकती है। इस साल के बेस पे देंगे वो तो फिर फाइनल डिविडेंड होगा। ठीक है, डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन सेपरेट अकाउंट। 5 दिन के अंदर अंदर इस इंटरिम डिविडेंड के लिए भी सेपरेट अकाउंट क्रिएट करो, उसमें डाल दो। अब अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको या तो पेमेंट नहीं हुई है डिविडेंड की, या किसी ने क्लेम नहीं किया है डिविडेंड का। तो देखो, इफ द डिविडेंड व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब 30 दिन तक अगर वो अनक्लेम्ड रहता है, अनपेड रहता है, ठीक है, तो एक शेड्यूल बैंक में एक अकाउंट ओपन किया जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट के नाम से, और उसमें 7 दिन के अंदर अंदर डिपॉजिट करवा देंगे, उसमें 7 दिन के अंदर अंदर डिपॉजिट करवा देंगे जो सेपरेट अकाउंट में, जो जिसने क्लेम नहीं किया 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, द कंपनी शैल प्रिपेयर अ डिटेल्ड स्टेटमेंट रिलेटेड टू द अमाउंट ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। जो भी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो भी अमाउंट ट्रांसफर होगा उसका एक डिटेल्ड स्टेटमेंट बना लेंगे कि किसका है, किसने क्लेम किया नहीं किया, है ना। दिस स्टेटमेंट शैल बी अपलोडेड बाय द कंपनी ऑन द कंपनी वेबसाइट। कंपनी वेबसाइट पे ये स्टेटमेंट अपलोड कर दिया जाएगा। देखो, अल्टीमेटली पैसा तो किसी और का है ना, कंपनी ने अपने पास रखा है, चाहे वो सेपरेट अकाउंट बना के, तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। और अपने सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बताएगी कि भाई अगर ये सब चीजें हैं तो इस फॉर्मेट में 90 दिन के अंदर अंदर जो है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अपना जो भी पैसा है वो बता दो, और अपने वेबसाइट पे भी बता दो ये सब चीजें, ताकि फ्रॉड ना हो। किसी और के पैसे कोई कैसे मतलब फ्रॉड कर सकता है, कंपनी ही कल हो के वो पैसे ना अपने पास रख ले। इफ द कंपनी हैज मेड एनी डिफॉल्ट इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 इट शैल पे। अगर कंपनी ट्रांसफर नहीं करती है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी आएगी, एक तरीके से 12% पर एनम का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। ठीक है, एनी पर्सन हु क्लेम्स टू गेट द अमाउंट ट्रांसफर सबसे शैल अप्लाई टू द कंपनी इन ऑर्डर टू क्लेम मनी ट्रांसफर। भैया कोई आ गया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद वो बंदा आ गया क्लेम करने के लिए, तो उस अकाउंट से उसको निकाल के दे दो। तो वही चीजें, जो जो भी बंदा आएगा क्लेम करने के लिए उसको देना पड़ेगा। इफ द अमाउंट ट्रांसफर इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट रिमेन्स अनक्लेम फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years, अगर 7 साल तक कोई क्लेम करने नहीं आया, 7 साल तक उसमें अगर वो अमाउंट है, द कंपनी शैल ट्रांसफर द अमाउंट एंड द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड देयरऑन टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो वो सारा का सारा पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो एक सोशल कॉज के लिए यूज होगा, इन लोगों के लिए, इन सेफ्टी के लिए, इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए यूज होगा। ठीक है, द कंपनी शैल प्रोवाइड ऑल द डिटेल ऑफ द शेयर्स फॉर विच द अमाउंट हैज ट्रांसफर फ्रॉम अनडिविडेंड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन। भैया कंपनी जो है वो सारी डिटेल प्रोवाइड करेगी कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं जिनके पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं अब इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। अब उसके बाद वो लोग नहीं दे सकते, 7 साल बहुत है यार। इफ एनी कंपनी फेल्स टू फॉलो प्रोविजन, भैया कंपनी अगर ये सब प्रोविजन फॉलो नहीं करती है तो उनको 5 लाख का फाइन दिया जाएगा, जिससे 5 लाख से बढ़ा के 25 लाख तक कर सकते हैं, और सारे ऑफिसर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और हर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर पे 1 लाख से लेके 5 लाख तक की पेनल्टी हो सकती है। चलो आ गया समझ में। मैं देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें भी इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, और एक दो बार आप रीड आउट कर लेना। ठीक है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि भैया अपने बुक्स तुमने बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसकी ऑडिट भी तो कराओ। और वो ऑडिट कौन करेगा, ऑडिटर्स होंगे कौन, तो वो हम देखेंगे। देखो, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी फॉर अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इन अ कंपनी हैज बीन स्टेटेड। कौन कौन सी क्वालिफिकेशन, देखो, ओनली अ क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट जो सीए हैं, कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। अब बताओ, इतनी सारी कंपनीज हैं इंडिया में, उन सारी कंपनियों का ऑडिटर सीए ही हो सकता है। और अभी इस टाइम हमारे इंडिया में सीए की स्ट्रेंथ 3 लाख से लेके 4 लाख के बीच में ही है। तो सोचो, अगर 100 जो भी 130 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 4 लाख सीए हैं, तो बहुत ही कम नंबर ऑफ सीए हैं। और अगर सीए इतना आसान होता तो हर कोई सीए बन रहा होता, तो है ना, तो कितनी मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी डिग्री है कॉमर्स की फील्ड की।
और उनको पावर किसने दिया है? उनको पावर इनकम टैक्स एक्ट ने दिया है, उनको पावर कंपनीज एक्ट ने दिया है, उनको पावर जीएसटी ने दिया है। तो जितनी भी लीगल कंप्लायंसेज हैं, आरबीआई ने दिया है, फेमा ने दिया है, बैंकिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दिया है, इंडियन कस्टम ने दिया, तो बहुत सारे अलग अलग अथॉरिटी ने सीए को बहुत सारे राइट्स दिए। तो ये सीए बनने के बाद एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं है, उनके पास बहुत सारे ऐसे राइट्स आ जाते हैं, उनके साइनिंग अथॉरिटी में इतनी पावर्स होती हैं कि वो जिस पेपर्स को, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को साइन कर देते हैं, तो समझिए वो विश्वसनीय हो गया है, क्योंकि एक सीए ने साइन। तो इसीलिए देखो यहाँ पे किसी को भी ऐसे वैसे को ऑडिटर नहीं बना रहे हैं। Where a firm or limited partnership is appointed as an auditor, only those members of the firm who are chartered accountant qualified to be signatories. मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म है सीए लोगों की, उसमें जो पार्टनर होगा वो भी सीए ही होना जरूरी है, तभी जाके वो, तो भाई इन शॉर्ट एक सीए ही सिर्फ ऑडिटर बन सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, अब कौन कौन से लोग ऑडिटर नहीं बन सकते हैं? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन According to provision of section 141(3), the following person disqualified to be appointed as auditor. जो कुछ लोग हैं जो डिस्क्वालीफाई हैं ऑडिटर्स बनने के लिए, बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट। मतलब कोई कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकती, मतलब किसी भी कंपनी को आप ऑडिटर मान लेते, कोई सीए ने कंपनी बना, वो कंपनी ऑडिटर नहीं बनेगी। कंपनी सीए लोगों की अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो वो पार्टनरशिप को ऑडिट का काम मिल सकता है। एन ऑफिसर और एन एम्प्लॉय ऑफ द कंसर्न कंपनी, मतलब कि अगर कोई कंपनी है, उसका कोई मैनेजर है, कोई ऑफिसर है, कोई एम्प्लॉय है, वो ऑडिटर नहीं बन सकता। नहीं, मतलब किसी कंपनी में कोई सीए काम कर रहा है, मान लो किसी कंपनी में एक सीए काम कर रहा है, एक सीए फाइनेंस मैनेजर है, तो क्या वो ऑडिटर बन जाएगा? नहीं बनेगा। वो सीए इंडिपेंडेंट होगा जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा हो। ए पर्सन हु इज रिलेटेड टू द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ बीइंग पार्टनर, कोई भी बंदा जिसका कंपनी से एम्प्लॉयमेंट है, वो बंदा ऑडिटर नहीं बन सकता है। देखो ऐसा थोड़ी ना कि हर सीए जाके अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगा और फिर कंपनीज की ओर नहीं। अगर मान लो किसी के साथ अगर फाइनेंशियल इश्यूज है, वो बंदा सीए बन रहा है बहुत मेहनत से, तो वो चाहेगा मैं पहले जॉब में जाऊं, अच्छे पैकेज पे काम करूं। तो जब वो बंदा किसी जॉब में जाएगा, किसी कंपनी में एज ए मैनेजर काम करेगा, तो फिर उसके पास ये राइट्स नहीं होंगे ऑडिटर्स वाले, फिर वो ऑडिटर नहीं बन सकता। ऑडिटर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस में जाना होगा। अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर हैविंग एन इंटरेस्ट इन द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी, एक ऐसे सीए जिसका रिलेटिव किसी कंपनी में इंटरेस्ट रखता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसका, तो वो उस कंपनी का वो ऑडिट नहीं कर सकता है। और एन अमाउंट कंपनी और इट्स सब्सिडियरी इट्स होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी, मतलब किसी बंदे ने, किसी सीए ने किसी कंपनी से 5 लाख से ज्यादा का लोन ले रखा है, तो उस कंपनी का वो ऑडिटर नहीं बन सकता है। ठीक है ना, गारंटी दे रखा है 1 लाख से ज्यादा का, तो वो ऑडिटर नहीं बन, ऐसा इसलिए नहीं बन सकता। मान लो ऐसे लोगों को अगर वही सीए अगर ऐसी कंपनी का ऑडिट करेगा, तो कभी कुछ गलत बोलेगा ही नहीं, बोलेगा हाँ कंपनी तो बहुत अच्छी है। क्योंकि देखो ऐसे केसेस हुए हैं इंडिया में, जब सीए ने गलत साइन किया है या गलत पेपर पे साइन किया है, जिस वजह से कंपनियों ने फ्रॉड किया है। देखो फाइनेंशियल फ्रॉड भी कोई छोटा मोटा क्राइम थोड़ी ना है। अब मान लो किसी बंदे ने अपने जीवन की जमा पूंजी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने में लगा दिया, और कल होके कोई वो जो कंपनी है अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, और उसमें अगर सीए लोगों की भी गलती रहती है कि सीए लोगों ने सही से ऑडिट नहीं किया, गलत पेपर पे साइन कर दिया। देखो सीए के साइन हो गए तो लोगों को लगता है भाई विश्वसनीय पेपर है, सीए ने बोल दिया हाँ ये कंपनी इतना प्रॉफिट कर रही है, तो लोगों ने धड़ाधड़ उस कंपनी के शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए। कंपनी का पैसा चला गया, वो कंपनी फ्रॉड निकल जाती, तो जमा पूंजी जिस बंदे ने अपनी लगा दी और वो बर्बाद हो जाए, तो सोच सकते हो कितनी, मतलब बड़ा डिजास्टर है यार किसी की लाइफ के लिए, अगर उसके पूरे जीवन की जमा पूंजी खत्म हो जाए। तो ऐसे केसेस हुए हैं जब इन्वेस्टर्स लोगों ने आत्महत्या तक की है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक सीए के ऊपर कि वो कैसे किन पेपरों पे साइन कर रहा है। किसी के जीवन बर्बाद हो सकते, किसी की फैमिली बर्बाद हो सकती है अगर फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें, आप जो भी पढ़ रहे हैं, एक तो पहली चीज, कोई भी पढ़ाई छोटी और बड़ी होती ही नहीं है यार। पढ़ने का मतलब होता है आपको नॉलेज मिलना चाहिए, नॉलेज गेन होना चाहिए, और उस नॉलेज को आप यूज कैसे कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है ना, इंडस्ट्री में कैसे यूज कर रहे हैं, बिजनेस में कैसे यूज कर रहे हैं।
तो मजा है पढ़ने का। एग्जाम का क्या है, एग्जाम तो पास हो ही जाओगे। ये सब जितने मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, उन लेक्चर्स को आप ना भी समझो, 10 ईयर ले लो जाके मार्केट से और देख लो 10 ईयर में क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और पास हो जाना। ये मेहनत मैं पास कराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, या ये जो मैं वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ पास कराने के लिए नहीं। मेरा तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप चाहे 5 साल बाद भी कोई पूछेगा ना आपसे कंपनी लॉ के बारे में, कोई जब आपसे पूछेगा ना ऑडिटर्स कौन होते हैं, कोरम क्या है, मीटिंग्स क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या है, तो आप बता सकते हो। मैं आपके माइंड में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को भरना चाहता हूँ, ताकि आप एक कॉमन सेंस इतना रखें इन सब चीजों के बारे में, एक रियल सेंस में ग्रेजुएट। मैं अपने भाइयों को यही बोलता हूँ, ग्रेजुएशन कर रहे हो लेकिन रियल सेंस में ग्रेजुएट होने का एक अलग ही मजा है। हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आपके चेहरे पे एकदम से कॉन्फिडेंस झलकेगा, हाँ भाई हम ग्रेजुएट हैं, है ना। पढ़ो अच्छे से, मन लगा के पढ़ो, जितना ही पढ़ो लेकिन मन लगा के पढ़ो। चलो करते हैं। अगर किसी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है बिजनेस, किसी सीए का किसी कंपनी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो बंदा कभी ईमानदारी से ऑडिट करेगा ही नहीं उस कंपनी, वो हमेशा चाहेगा कंपनी को अच्छा अच्छा लिख दे। रिलेटिव हो तो डायरेक्ट हो की मैनेजर, मान लो किसी सीए का, किसी कंपनी में जो सीईओ है, किसी कंपनी में जो सीएफओ है वो किसी सीए का दोस्त है, या किसी का सीए का मतलब रिलेटिव है, तो नहीं कर सकता भाई ऑडिट। employed full time at some other place or is a part of the firm which is appointed as an auditor for more than 20 companies, मतलब ऐसी कंपनी जो 20 से ज्यादा कंपनियों के लिए वो एक सीए मैक्सिमम 20 कंपनी की ऑडिट कर सकता है। मतलब वो 20 कंपनी का सीए हो सकता है एक बंदा, उससे ज्यादा के लिए वो एलिजिबल। is convicted for an offense or a fraud of 10 and 10 years has been passed from such convicted by the court, मतलब उसने कोई फ्रॉड कर दिया है, सीए नहीं फ्रॉड कर दिया बताओ, तो उस बंदे को ऑडिटर क्यों अपॉइंट करेंगे। लेकिन 10 साल बाद वो बंदा हो सकता है, 10 साल बहुत है यार सजा देने के लिए, ठीक है। रेंडर एनी सर्विस टू द कंपनी और सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी, अगर वो कोई कंपनी को सब्सिडरी को और होल्डिंग कंपनी को अगर सर्विस दे रहा है तो भी वो अपॉइंट नहीं हो सकता है। वैकेशन ऑफ ऑफिस इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है कोई ऑडिटर, अपॉइंट मतलब पहले जो अपॉइंट हुआ तो अच्छा था, लेकिन बाद में ये सारी किस चीजें हो गई है, जब बाद में सारी तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और फिर ऑफिस खाली हो जाएगा उसका, फिर ऐसे केस में फिर अपॉइंटमेंट होगी नए ऑडिटर्स की, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट। एन इंडिविजुअल और अ फर्म शैल बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, मतलब एक सीए या फिर सीए की फर्म पार्टनरशिप फर्म ऑफ द कंपनी, एंड वो अपॉइंट हो सकती है एज ए ऑडिटर। कंपनी अपने फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेगी। कंपनी शैल अपॉइंट ऑडिटर्स इन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग विद द रिटन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर से सहमति लेगा क्या आप ऑडिट करना चाहेंगे हमारी कंपनी के। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन नोटिफाई रजिस्ट्रार, फिर रजिस्ट्रार को बताएगा 15 दिन के अंदर अंदर उसकी अपॉइंटमेंट के भाई हमने अपना सी अपॉइंट कर लिया है। Now the auditors remain in the office from the date of appointment, the annual general meeting till the conclusion of sixth annual general meeting। पहले एनुअल जनरल मीटिंग में अगर वो अपॉइंट हुआ है तो छठे एनुअल जनरल मीटिंग तक वो बंदा ऑडिटर रह सकता है। वो बात अलग है उसको हटाया जा सकता है, लेकिन उसको रहना पड़ेगा, ठीक है। या वो खुद भी हटना चाहता है तो हट सकता है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ तक रह सकता है, फिर रीअपॉइंट। लिस्टेड कंपनी शैल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट इंडिविजुअल डायरेक्टर फॉर मोर देन वन टर्म कंसिस्टिंग ऑफ कंटिन्यूअस 5 ईयर। देखिए लेकिन लिस्टेड कंपनी जिस कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग हो रही है, वो बंदा मतलब वो कंपनी किसी बंदे को किसी सीए फॉर्म को 5 साल से ज्यादा के लिए ऑडिटिंग का काम नहीं दे सकते। बाद में कि छोटी मोटी कंपनी जो लिस्टेड नहीं और 5 क्या 10 साल 20 साल तक वो एक ही सीए ऑडिट करता रहता है। देखो फाइनेंशियल रिलेशन जो बनता है ना वो सीए के साथ, कोई ऐसे एक हर साल कोई सीए नहीं बदलता। जैसे एक फैमिली डॉक्टर को हर साल नहीं बदला जा सकता, फैमिली डॉक्टर पता नहीं हमारे दादाजी के टाइम से पापा के टाइम से चले आ रहे हैं, तो ऐसे ही केसेस में जो सीए लोग होते हैं वो एक फाइनेंशियल डॉक्टर बन जाते हैं। और कोई बंदा अपनी जीवन की हर फाइनेंशियल चीजें हर सीए को तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, कहीं जहाँ पे वो बॉन्डिंग बन जाती है, एक बंदे से बॉन्डिंग बन गई तो वही बंदा 10 साल 20 साल, मार्केट में ऐसे लोग हैं 20-20 साल से एक कंपनी के ऑडिट किए जा रहे हैं, लोग के पर्सनल फाइनेंस में हेल्प किए जा रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिलेशन जो बनता है ना, ये जो बी कॉम करके एम कॉम करके ये सीए और करके जो आप किसी कंपनी में काम करोगे, तो इस फील्ड में लोगों को हटाया नहीं जाता है जल्दी। अगर ईमानदारी से काम करते हैं और आपके अंदर समझने की बहुत है शक्ति, तो आप समझो
ऐसी जॉब्स बहुत ही लंबे टाइम के लिए जाती है। लोग अगर अपॉइंट होते हैं तो 10-10 साल 20-20 साल एक ही कंपनी में काम करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई परफॉर्मेंस बेस्ड के तुमने इतना कर दिया तो करोगे, नहीं तो फिर जाओ। नहीं भैया, यहाँ आपके दिमाग के लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं, आप कंपनी के डाटा को, फाइनेंशियल डाटा को अच्छे से रखते हो। ठीक है। In case of a government company or any other company owned or controlled directly or directly, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो उसमें ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट विद इन 180 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल 2000 जो भी है 21-22 को हुई मान लो, तो वहां से 180 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट करना होगा टिल द एंड ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, उससे पहले पहले। ठीक है। एक्सेप्ट अ गवर्नमेंट कंपनी एवरी अदर कंपनी शैल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के बाद बाकी सारी कंपनी जो है 30 दिन के अंदर अंदर, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर्स को अपॉइंट कर देंगे। इतना याद रखो, बाद बाकी ज्यादा डेट्स याद मत करो। चलो, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कैसे करें? एज पर 139 section, the procedure appointment of auditor is intimate the proposed auditor regarding the intention of appointing him it as auditor and ask whether he is eligible and not disqualified to be appointed। पहली बात तो उस ऑडिटर को अपॉइंट करो, उस मतलब सीए को इंटीमेट करो, हम आपको अपॉइंट करना चाहते हैं एज ऑडिटर, और आप मुझे बताइए क्या आप डिस्क्वालीफाई तो नहीं है, क्या आप एलिजिबल हैं एज ऑडिटर, क्योंकि सीए की भी तो ड्यूटी बनती है, वो भी तो चेक करेगा कि मैं एलिजिबल हूँ भी या नहीं हूँ ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए। ऑब्टेन कंसेंट ऑन सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर, ऑडिटर से सीए से कंसेंट ले लो, सहमति ले लो, उसे सर्टिफिकेट ले लो। कल के तुम्हारे कंपनी के ऊपर कोई बात ना आ जाए कि भाई हमारे पास भी तो प्रूफ रहेगा ना, देखो सीए ने खुद ही ये करके दिया। इफ ऑडिट कमिटी रिक्वायर्ड टू बी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 177 देन ऑब्टेन इट्स रिकमेंडेशन। अगर ऑडिट कमिटी है आपके कंपनी में तो ऑडिट कमिटी से भी रिकमेंडेशन ले लो कि देखो भाई हम ऐसे बंदे को, इस सीए को अपॉइंट करने जा रहे हैं। कॉल बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग अपॉइंट करो। ठीक है, कॉल मतलब बोर्ड मीटिंग करो, बुलाओ सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एट फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। और भाई हमने तो पहले ही पढ़ा है कि कंपनी जब रजिस्टर होती है तो 30 दिन के अंदर अंदर पहला बोर्ड मीटिंग होता है, उसी में अपॉइंट कर लो ऑडिटर को भी। इंटीमेट द ऑडिटर एंड फाइल विद आरओसी फॉर्म ADT1, ऑडिटर्स को अपॉइंट करो, इंटीमेट करो, और उसके बाद ADT1 फाइल कर दो। ADT1 एक फॉर्म है, डिक्लेरेशन है, जो आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनी में फाइल करना होता है विद इन 15 डेज। सॉरी। चलो, ऑडिटर्स रोटेशन, एक टाइम के बाद, एक रोटेशन के बाद ऑडिटर्स को हटाया जा सकता है या रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ देखते हैं, अ कंपनी शैल नॉट रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल ऑडिटर फॉर मोर देन 1 टर्म। एक कंपनी एक इंडिविजुअल ऑडिटर को एक टर्म से ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं कर सकता, और एक टर्म कितने के लिए होगा? 5 साल के लिए। एंड एन ऑडिट फर्म फॉर मोर देन 2 टर्म्स। लेकिन मान लेते हैं किसी ऑडिट फर्म में, किसी सीए फर्म में 2 सीए, एक सीए को 5 साल के लिए, फिर 5 साल पूरा हो गया तो फिर दूसरे सीए को। लेकिन उसमें अगर तीसरा पार्टनर बोलेंगे जब तो 10 साल पूरा हो गया तो तीसरे नहीं, वो यही लिख रहे हैं यहाँ पे कि एक सीए 5 साल, फिर ऑडिट फर्म में उस ऑडिट फर्म को मोर देन 2 टर्म से नहीं, 10 साल से ज्यादा का नहीं देंगे। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द सेम इंडिविजुअल ऑडिटर और द टिल द 5 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द टर्म। बस एक बार रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द रूल रिलेटिंग टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बताएगी ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर या रोटेशन को लेकर। द ऑडिट कमिटी ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिकमेंड द नेम ऑफ द इंडिविजुअल ऑडिटर। ऑडिट कमिटी है जो कंपनी की, वो बताएगी, रिकमेंड करेगी कि हम इंडिविजुअल ऑडिटर को अपॉइंट करें, इस ऑडिट फर्म को, ऑडिट फर्म मतलब सीए फर्म को अपॉइंट करें, वो रिकम ऑडिटर ऑफ द कंपनी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ऑफ द प्रेजेंट ऑडिटर। भैया इस प्रेजेंट ऑडिटर के टेन्योर पूरा होने के बाद, कार्यकाल पूरा होने के बाद हम इसे अपॉइंट करेंगे। ये सब रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा दिया जाएगा, ऑडिट कमिटी के द्वारा दिया जाएगा। द ऑडिटर और द ऑडिट फर्म हु इज बीइंग कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट द नेक्स्ट टर्म शैल नॉट बी एसोसिएटेड विद करंट ऑडिटर। मतलब अगला टर्म जिस सीए को मिलने वाला है, वो बंदा, वो सीए पिछले सीए से जो अभी ऑडिट कर रहा है उससे कोई कनेक्टिविटी ना हो, उससे एसोसिएटेड ना हो, उसके साथ वो जुड़ा ना हो, इंडिपेंडेंट हो बंदा। ठीक है। एनी ब्रेक टेकन बाय द अपॉइंटेड ऑडिटर विद इन द कंटिन्यूअस टेन्योर ऑफ 5 years शैल बी कंसिडर्ड फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड। अब मान लो 5 साल के बाद फिर उसको हटा दिए तो अगले 5 साल के कुछ, लेकिन बाद में फिर उसको ले सकते हैं। तो ये जो बीच का जो गैप है वो रोटेशन कहलाएगा। रोटेशन में किसी और से वो काम करवा लेगा, किसी और से ऑडिटिंग करवा लेगा। ठीक है। इफ अ पार्टनर ऑफ एन ऑडिट फर्म हु इज इन चार्ज of the appointed audit firm retires and join any other audit firm, then both the audit firm remains ineligible or to be reappointed after the completion of present tenure। अब अपॉइंट हो गया, वो पार्टनर जो ऑडिट कर रहा था वही बंदा पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जा रहा है, तो ऐसे वो इनएलिजिबिलिटी हो जाती है, फिर रीअपॉइंटमेंट किया जाएगा। अब करते हैं रिमूवल ऑफ ऑडिटर। अब ऑडिटर्स को कब हटाया जाएगा?
Auditors in office shall stand removed from the position by way of removal by the company or by auditor's resignation. या तो कंपनी रिमूव कर रही है या वो खुद ही रिजाइन कर रहा है. It can be done by giving a special notice. स्पेशल नोटिस दिया जाएगा इस एनुअल जनरल मीटिंग में. द प्रोविजन गवर्निंग, उसमें बताया जाएगा रिमूवल, रेजिग्नेशन, गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस ऊपर क्यों रिमूव हो रहा है, क्यों रिजाइन कर रहा है. द ऑडिटर सर्विंग अ कंपनी कैन बी रिमूव फ्रॉम इट्स पोजीशन, उसको हटाया जा सकता है बिटवीन हिज टेन्योर ऑफ सर्विस बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ ओनली, मतलब टेन्योर के दौरान भी उसको हटाया जा सकता है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. दिस कैन बी डन ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट. उन्होंने जो फॉर्मेट बताया, एप्लीकेशन बताया, आफ्टर गिवन अपॉर्चुनिटी टू द ऑडिटर बीइंग हर्ड, और इसके लिए आपको ऑडिटर को मौका देना पड़ेगा कि आप बताओ ऑडिटर को कि भाई क्यों हटा रहे हैं तुम्हें. ऑडिटर को भी सेटिस्फाई करो आप, उसके आपके पास वैलिड रीजन होने चाहिए उसको हटाने के. If the auditor wants to resign from his position, अगर ऑडिटर खुद ही रिजाइन करना चाहता है, he shall submit the same indicating the reasons, वो भी रीजन बताएगा, and other relevant fact, और कोई अपने जो भी चीजें बताना चाहेगा बताएगा about his resignation with the company and the registrar within 30 days. रजिस्ट्रार को भी बताएगा 30 दिन के अंदर अंदर, भैया मैं अब हट रहा हूँ इस कंपनी के ऑडिटर पैनल से. इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और कंपनी हैविंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट गवर्नमेंट, अगर कोई कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज रेजिग्नेशन, तो ऐसे केस में ऑडिटर को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनको देना पड़ेगा सीएजी को. सीएजी की ड्यूटी बनती है सारी गवर्नमेंट कंपनीज पे रेगुलेशन का ध्यान रखते हैं ये. ठीक है. पेनाल्टी फॉर वायलेशन इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू फॉलो द रूल्स, अगर ऑडिटर रूल फॉलो नहीं करता है रेजिग्नेशन के, तो उसको ऑडिटर के ऊपर भी फाइन है, 50,000 फाइन है, अमाउंट इक्वल टू द रिम्यूनरेशन, या फिर जितनी उसको रिम्यूनरेशन दी जाएगी विच एवर इज लोअर, या तो 50,000 या जितना वो पैसा लेगा ऑडिट करने के, दोनों में जो कम होगा. अगर वो पैसा ले रहा है 5 लाख तो उसको 50,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी. इफ द फेलियर बाय द लॉ कंटिन्यू, और फेलियर चलता जा रहा है तो 500 रुपए पर डे का फाइन लगता रहेगा, मैक्सिमम 5 लाख तक जाएगा. ठीक है. अब ना प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ ऑडिटर. अब ये रिमूवल ऑडिटर्स को हम हटाएं कैसे. स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर रिजोल्यूशन इन एनुअल जनरल मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत है नए ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के और पुराने ऑडिटर्स को हटाने के लिए. अ कॉपी ऑफ सच रिजोल्यूशन शैल बी सेंट टू द रिटायरिंग ऑडिटर. जो रिजोल्यूशन का जो कॉपी है वो जो ऑडिटर है जो रिटायर हो रहा है, जिसको हटा रहे, उसके ऊपर भी जाना चाहिए वो नोटिस का. ठीक है. रिजोल्यूशन का सारा डिटेल उसके पास जाना चाहिए. रिटायरिंग ऑडिटर इज देन गिविंग अ चांस फॉर, उसके बाद रिटायरिंग ऑडिटर को चांस दिया जाएगा अपने रिप्रेजेंटेशन करने का, कि वो अपने पॉइंट रखेगा. इफ द रिटायरिंग ऑडिटर सेंड्स अ रिटन रिप्रेजेंटेशन एंड आस्क्ड टू शेयर विद द मेंबर ऑफ द कंपनी, द कंपनी शैल डिस्क्लोज द मैटर. अगर ऑडिटर ने बोला मैंने तुझे लिखित में दे दिया भाई कंपनी वालों को कि मैं मैंने अपना पक्ष रख दिया, अब तुम ऐसा करो, मैंने जो भी पॉइंट्स दिए वो अपने मेंबर्स को बताओ, अपने शेयर होल्डर्स को बताओ, तो बताना पड़ेगा. फिर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और अपने प्रेजेंटेशन स्पेशल नोटिस के द्वारा भी भेज देगा कंपनी को. इफ द कंपनी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंट टू द मेंबर्स एज मेंशन अबव, देन द सेम शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एंड ऑडिटर शैल आस्क टू रीड आउट द प्रेजेंटेशन इन द मीटिंग. अगर ये मेंबर्स को नहीं भेजा गया कंपनी के द्वारा, तो फिर वो ऑडिटर है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भेज देगा और वो बंदा खुद ही मीटिंग में खुद की रिप्रेजेंटेशन करेगा. ठीक है. However, if it is found that the auditor is misusing its right, अगर लेकिन ऐसा लगता है कि जो सीए है, जो ऑडिटर है, वो अपने राइट्स का मिसयूज कर रहा है रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन में फालतू की बातें बोल रहा है, then the representation shall be sent or read in the meeting. तो उसके बाद ऐसे केसेस में जो मीटिंग में उसके सारे रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा जा सकता है, फिर उसको रोका जा सकता है, उसके जो भी मीटिंग उसने पहले बताई थी वो सब बता. मतलब ये नहीं कि अननेसेसरी की चीजें रिप्रेजेंट करे. नाउ फाइनल ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल. अब स्पेशल कोर्ट जो ट्रिब्यूनल है उनका भी ऑर्डर हो सकता है हटाने के लिए. तो इफ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड, अगर ट्रिब्यूनल को सेटिस्फाई हो गया, लगता है उसको ऑडिटर इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंगेज इन एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, उसको लगता है कि जो ऑडिटर है जो सी है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी मतलब फ्रॉड की एक्टिविटी में लगा हुआ है और कंपनी के खिलाफ कर रहा है वो काम, देन इट में ऑर्डर द कंपनी टू रिप्लेस. तो फिर वो कंपनी को ऑर्डर दे देगी कि हटा लो भैया, ऑडिटर को चेंज करो. The individual auditor or the audit firm against whom the tribunal has given the final order shall not take up audit and for of any other company for at least 5 years. अगर ट्रिब्यूनल ने बोल दिया ये बंदा गलत है, ये जो ऑडिटर है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहा है और ट्रिब्यूनल के कहने पे उसको हटाया जा रहा है, तो वो जो फर्म है या वो सीए है, इंडिविजुअल है या सीए की फर्म जो ऑडिट फर्म है, वो 5 साल तक किसी और के असाइनमेंट नहीं ले सकता है. ठीक है. तो बहुत ही एक्सेप्शन चांसेस होते हैं जब सीए लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व होते हैं. अब है नेक्स्ट आपका ऑडिटर्स रिपोर्ट. ऑडिटर्स अपने रिपोर्ट्स में क्या क्या समझाएंगे, क्या क्या बताएंगे. भाई इतनी बड़ी चीज है कि ऑडिट करा रहे हैं, तो ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनेगी, ऑडिटर्स क्या क्या बताएंगे रिपोर्ट्स में. तो ये देख लेते हैं कंटेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट.
तो ऑडिटर्स के ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट क्या है? ऑडिटर हैज टेकन एंड ऑब्टेन्ड ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। देखो ऑडिटर्स की ड्यूटी बनती है वो सारी इन्फॉर्मेशन लेगा कंपनी से ताकि वो ऑडिट का काम कर सके। ऑडिट किसका करेगा? ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भैया प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहे हैं 100 करोड़ का प्रॉफिट है। ये किसको कौन वैलिडेट करेगा इस 100 करोड़ को? क्योंकि जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पब्लिश करेंगे तो जो शेयर होल्डर्स है वो तो देखेंगे अरे 100 करोड़ है, फटाफट से उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। तो उससे पहले ऑडिट कराना होगा, सीए चेक करेगा ये 100 करोड़ ठीक है भी नहीं। was not available then the detail impact of non inclusion the financial। अगर उसके पास डिटेल अवेलेबल नहीं है, अगर वो मांगता है तो फिर तो बोलेगा गलत है तुम्हारा फाइनेंशियल। whether the auditor is satisfied by his examination that the company has maintained proper books। अगर ऑडिटर्स को लगता है कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हैं, लॉ के द्वारा जो भी बताया गया उसके फॉलो करते हुए बताया है, तो ऑडिटर और हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द ब्रांचेस वेरी ऑडिटर हैज नॉट विजिटेड। तो कंपनी को ये ऑडिटर्स को ये भी देखना होगा कि क्या जहाँ पे वो विजिट नहीं किया है या फिर जहाँ वो गया नहीं है तो वहाँ पे सारी चीजें मेंटेन्ड है अच्छे से या नहीं है, सेटिस्फाइड है या नहीं, तो उसको विजिट भी करेगा। मतलब सीए खुद भी जाके देखेगा। हाउ द ऑडिटर हैज डील विद द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिटर ने ऑडिट से इंफॉर्मेशन, ऑडिट पूरा करने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन लिया है, ऑडिटर उन इन्फॉर्मेशन का क्या कर रहा है, या उसके ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी वाइल प्रिपेयरिंग हिज रिपोर्ट, जब वो अपनी रिपोर्ट्स बना रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने जो वो इन्फॉर्मेशन लिया उसको अच्छे से रखने के लिए। द कंपनीज इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ऑडिटर आर इन लाइन विद द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो कंपनी की जो इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, जो उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं वो सारे इन लाइन है, मतलब ठीक है। वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी आर प्रिपेयर्ड एज पर द अकाउंटिंग। क्या कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना रहे हैं। ऑडिटर्स व्यू और कमेंट्स ऑन एनी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट विच में एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कंपनी। ऑडिटर्स को लगता है यार ये वाली जो चीजें वो थोड़ी गलत हो रही है, इस पर अपने ऑडिटर्स अपने व्यू देगा, अपना ओपिनियन देगा, अपना पॉइंट रखेगा उन सब चीजों पे। दैट ऑल द डायरेक्टर्स क्वालिफाई टू बी द डायरेक्टर एज पर द सेंक्शन गवर्निंग द क्वालिफिकेशन ऑफ द कंपनी। ये भी ऑडिटर देखेगा कि इसमें जो डायरेक्टर्स हैं सारे के सारे क्वालिफाइड डायरेक्टर्स हैं क्या, या कंपनी एक्ट में जिन जिन को अलाउ किया डायरेक्टर बनने के लिए क्या वही है डायरेक्टर। एनी इन्फॉर्मेशन क्वालिफिकेशन और नेगेटिव रिमार्क्स टू मेंटेनेंस ऑफ बुक्स अकाउंट। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको कोई गलती लगती है तो वो या कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं या नेगेटिव रिमार्क्स देना है तो वो दे सकता है। तो वो सीए ऑडिटर्स ये सब करेगा इन एनी अदर मैटर एज। और कोई और भी चीजें हैं अगर उसको ऐसा लगता है यार ये सब चीजें बतानी है तो वो ऑडिट रिपोर्ट में सकते। तभी तो यार ऑडिट रिपोर्ट इतनी बड़ी रिपोर्ट्स हैं कि कोई भी बंदा नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे विश्वास ही नहीं करता है, वो सीधे मांगते ऑडिट रिपोर्ट दो। एक कंपनी बैंक जाती है लोन लेने के लिए तो बैंक वाला बोलता है ऑडिट रिपोर्ट, बैंक वाला बोलता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो। ठीक है, अब चलते हैं साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट की साइनिंग की बात हो रही है तो इफ एन इंडिविजुअल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी द ऑडिटर हैज साइन द रिपोर्ट। अगर भैया एक इंडिविजुअल सीए है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसको अपॉइंट किया तो सीए साइन कर देगा, ऑडिट रिपोर्ट हो जाएगी साइन। लेकिन अगर फर्म है, इफ अ फर्म इज अपॉइंटेड, लेकिन किसी ऑडिट फर्म को अपॉइंट किया ऑडिटर एज ए ऑडिटर, तो फिर देन ओनली दोज पार्टनर हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज साइन। तो उसके पार्टनर्स ही एलिजिबल होंगे साइन कर, और पार्टनर्स भी सीए ही होंगे सीए फर्म में। तो इस तरीके से साइनिंग का हमने देख लिया। तो हमारा नेक्स्ट है पावर्स ऑफ ऑडिटर्स। ये ऑडिटर्स के पावर्स क्या हैं? बड़े पावरफुल होंगे तभी तो इनके साइन कितनी अथॉरिटी है और साइन कितनी वैल्यू है, और कोई मना नहीं कर सकता इनको ऑडिट में प्रोवाइड करने में, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए देना ही होगा कंपनी को। अब देख लेते हैं ऑडिटर्स के पास क्या क्या पावर है। ऑडिटर शैल बी गिवन एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स एज रिक्वायर्ड बाय हिम टू परफॉर्म द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर्स को सब कुछ देना होगा जो वो मांग रहा है, उसको ऑडिट करने के लिए चाहिए, वाउचर दो, बुक्स ऑफ अकाउंट दो, जनरल लेजर सब दो। He shall also be granted liberty to know or inquire about any fact from the officers of the company need to carry out his job। अगर उसको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, किसी भी मैनेजर को बुला लेगा, किसी भी ऑफिसर को बुला, भाई आजा तो इधर आ, तेरे से कुछ सवाल करने हमें, तो उसके पास जाना पड़ेगा। आप रोक नहीं सकते किसी ऑडिटर को कि नहीं उसको क्यों बुला। एन ऑडिटर में इंक्वायर अबाउट, ऑडिटर क्या क्या इंक्वायरी कर सकता है? द लोन एडवांस ग्रांटेड बाय द कंपनी एंड द सिक्योरिटी अगेंस्ट इट। भैया तुमने किसको लोन दिया है, उसके अगेंस्ट क्या सिक्योरिटी तुमने ली है, वो सारे के सारे बताओ। वो कितने लोन एडवांसेस तुमने दिए हैं या लिए हैं। द ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ अकाउंट वेदर दे आर इंटरेस्ट। तुमने जो ट्रांजेक्शन किए वो सब कंपनी के लिए ही किए हैं, कंपनी के फेवर में किए या नहीं किए, पता चले ऐसे ट्रांजेक्शन दिख रही जो कंपनी के लिए बेकार है तो वो सब चेक करेगा। वेदर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी लाइक शेयर्स डिबेंचर अदर सिक्योरिटीज आर सोल्ड एट अ प्राइस व्हिच इज लेस देन द परचेज प्राइस। क्या ऐसा तो नहीं तुमने ऐसे इन्वेस्टमेंट को कंपनी का बेच दिया जिसको खरीदने में ही ज्यादा पैसे लगे हुए थे और बेच दिए तुमने कम पैसे पे? तो ये सब चीजें अगर हो रही हैं तो वो गलत हो रही है। चलो आगे चलते हैं।
द डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस, कोई कंपनी में पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं हो सकते हैं, मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस के खर्चे कंपनीज में नहीं कर सकते आप, तो वो सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा। द कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर्स दैट आर शोन एज बीइंग अलॉटेड फॉर कैश, द कैश नॉट रिसीव इज प्रोबेबली रिकॉर्डेड शोन, मतलब ये कि कैश रिसीव हुआ है या कैश एक्सपेंस हुआ है तो उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुई नहीं हुई, बुक्स ऑफ अकाउंट में अच्छे से बताया या नहीं बताया है, ठीक है। एन ऑडिटर ऑफ अ होल्डिंग कंपनी हैज अ राइट टू गेट एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ सब्सिडियरी एसोसिएटेड कंपनी, अगर किसी होल्डिंग कंपनी मतलब कोई पेरेंट कंपनी जिसके बहुत सारी सब्सिडरी, ऐसी कंपनी जिसमें उसने 50% से ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रखे, तो उसमें तो सब्सिडरी है उसकी, तो हर कम सब्सिडरी के होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर चाहे तो सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को देख सकता है। द ऑडिटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रॉपर रिपोर्ट ऑफ द ऑडिट एज एक्सप्लेन, ऑडिटर को अपना ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करना होगा जैसे कंपनी एक्ट में बताया गया। एन ऑडिटर शैल फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सीए जब ऑडिट करेंगे तो जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो फिर ये ऑडिट करने के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे, ये लोग अपनी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑडिट करेंगे। द ऑडिटर हैज अ राइट टू रिपोर्ट एनी फ्रॉड और ऑफेंस, ऑडिटर्स के पास राइट है कोई भी फ्रॉड और ऑफेंस का रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है। नो ड्यूटी ऑफ ऑडिटर्स, no duty of auditor stands violated in course of informing about fraud as mentioned if it is done in good faith। देखो वैसे तो ऑडिटर्स की ड्यूटी नहीं बनती है कि वो फ्रॉड तक इन्वेस्टिगेट कर, उसका तो लिमिटेड है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, लेकिन अगर वो करना चाहता है गुड फेथ में तो कर सकता है, ठीक है। If an auditor is found to knowingly hide any fraudulent activity of the company when he came across while performing his duty, then the auditor will be punishable with a fine ranging between 1 lakh to 25 lakh। अगर ऑडिटर्स पाया जाता है इन्वेस्टिगेशन में कि ऑडिटर्स ने जानबूझ के ये चीजें नहीं बताई जबकि इसको पता था सब कुछ, तो फिर उसको 1 लाख से लेकर 25 लाख तक की फाइन पेनल्टी दी जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा चैप्टर था और मैंने कोशिश की है आपको ओवरव्यू देने की, एक्सप्लेन करके समझाने की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देख लेना यार, 1-2 बार वीडियो देख लोगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। मैंने कोशिश तो की है कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ आपको, और टू द एक्सटेंट उतना मैंने किया है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहे और आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो, किसी से भी कल को इसकी इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तो आप पीछे नहीं रहोगे। तो लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 वाइंडिंग अप, तो करते हैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में। और जैसे मैंने बोला था आज फिनिश होगा आपका कंपनी लॉ, तो आज हम इसे फिनिश कर ही देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वाइंडिंग अप का चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप लोग खाना वाना अगर आप लोगों ने नहीं खाया तो खाना खा लो, मैं भी खा लेता हूँ, आता हूँ मैं खाना खा के, ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। और फिर करते हैं लास्ट चैप्टर वाइंडिंग अप। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।